टेक आउट योर हिस्ट्री बुक, ओपन पेज नंबर 32। यहाँ पे हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 दिल्ली सल्तनत के बारे में था। यहाँ पे हमने दिल्ली की इम्पोर्टेंस के बारे में जाना, दिल्ली में किन लोगों का रोल हुआ, किन लोगों ने अपनी डायनेस्टीज बनाई, कैसे दिल्ली को डेवलप किया, कैसे इस्टेब्लिश किया और दिल्ली का निर्माण कैसे हुआ, उसके बारे में भी हमने पढ़ा। और ये भी पढ़ा कि दिल्ली में धीरे धीरे इम्पोर्टेंस कैसे बढ़ती चली गई, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता चला गया और सबने उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ाई है। दिल्ली की कभी इम्पोर्टेंस घटी नहीं है, जिसकी वजह से दिल्ली को आज कैपिटल माना जाता है। ओके, ओपन पेज नंबर 32। फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सल्तनत। अब हम दिल्ली सल्तनत के बारे में जानते हैं। Although inscriptions, points and architecture provide a lot of information, especially valuable are histories, Tariq singular or Tariq plural, written in Persian language of administration under the Delhi Sultanate। इस टॉपिक में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें पता कैसे चला, उसके बारे में हमें इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे मिली, उसके बारे में हम टॉपिक में जानेंगे। इस टॉपिक में आपको ये बताया जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें इंस्क्रिप्शन से पता चला। इंस्क्रिप्शन अगर आपको पता होगा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि पहले के टाइम में जो अर्ली पीपल हुआ करते थे वो लोग इंस्क्रिप्शंस लिखते थे, उनके पास प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी, तो वो लोग अपने हाथों से इंस्क्रिप्शंस और मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाते थे, जिसकी वजह से हमें अर्ली पीपल के बारे में, हिस्टोरिकल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, क्योंकि वो लोग इंस्क्रिप्शंस और मैन्युस्क्रिप्ट्स लिख के गए थे। कॉइन्स मिले, आर्किटेक्चर ने बहुत चीज़ें फाइंड की। जो आर्कियोलॉजिस्ट और आर्किटेक्चर्स होते हैं वो हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, वो उन साइट्स में जाते हैं जहाँ पे हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो आर्किटेक्चर ने बहुत चीज़ें जानने की कोशिश की और उन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी, जो वो लोग वॉल्स में, जो वो लोग टेम्पल्स में, जो वो लोग केव में जो चित्र बनाते थे, जो पिक्चर्स बनाते थे, उससे उनको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली। स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्ट्रीज, तारीख और त्वारीख। तारीख और त्वारीख ऐसी बुक्स हैं जिसमें हिस्ट्री को लिखा गया है और वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है। पर्शियन लैंग्वेज अगर आपको पता होगा, पर्शियन लैंग्वेज संस्कृत है, वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है और वो दिल्ली सल्तनत के बारे में लिखी गई है। दिल्ली सल्तनत मतलब कि दिल्ली का निर्माण कैसे हुआ, इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, एडमिनिस्ट्रेशंस के बारे में लिखा हुआ है, डायनेस्टीज़ के बारे में उस बुक में तारीख और तारीख में लिखा गया है। ये पिक्चर्स आपको, ये इंस्क्रिप्शंस कैसे बनाई जाती हैं, अर्ली पीपल इंस्क्रिप्शंस को कैसे बनाते थे अपने हाथों से, इसके बारे में दिया हुआ है। पहले वो लोग पेपर को बनाते थे खुद अपने हाथ से, फिर उसके बाद उस पेपर में इंस्क्रिप्शंस लिखते थे, जो चीज़ इंफॉर्मेशन उनको लिखनी होती थी उसके बारे में लिखते थे। फिर उसके बाद वो सोने से उन वर्ड्स को हाईलाइट करते थे, सोना मतलब गोल्ड, उन वर्ड्स से हाईलाइट करते थे जो वर्ड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते थे। फिर उसके बाद उसको वो लोग बाइंड करते थे, उस बुक को पूरी बाइंड करते थे ताकि उसके पेजेस अलग ना हो। तो ये इंस्क्रिप्शन बनाने का मेथड था। द ऑथर्स ऑफ तारीख वर रिटन मेन, सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटर, पोएट एंड courtiers who both recount events and advise rulers on the governance, emphasizing the importance of just rule। जो तारीख था, तारीख जो बुक थी वो किन से लिखी थी, वो सेक्रेटरी से लिखी थी, एडमिनिस्ट्रेटर्स ने, पोएट्स ने, सब चीज़ों को मिलाकर, पोएट्स मतलब कवि, इन लोगों ने सब चीज़ों की खोज की, इन लोगों ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और फिर जाके इन लोगों ने तारीख लिखी। इन लोगों ने इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट की, इंस्क्रिप्शंस, मैन्युस्क्रिप्ट से और आर्कियोलॉजिस्ट से, आर्किटेक्चर से, इन सब से उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके तारीख में लिखी थी। इम्फेजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल, उनने उन चीज़ों के बारे में लिखा कि कैसे पहले के टाइम पे गवर्नमेंट हुआ करती थी, कैसे लोगों के साथ जस्टिस होता था, कैसे रूल किया जाता था, इसके बारे में उन्होंने उस बुक तारीख में लिखी थी। अपर देन द सर्कल ऑफ जस्टिस, सर्कल ऑफ जस्टिस का मतलब है न्याय चक्र, कैसे लोगों को न्याय मिला। फ़ाकिर ए मुदाबिर रोड इन द 13th सेंचुरी, ये चीज़ फ़ाकिर ए मुदाबिर ने लिखी है कब, 13th सेंचुरी में।
अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स। जो एक किंग होता है, जो महाराजा होता है, वो अपनी फौज के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, उसको अपने बॉडीगार्ड्स, अपने सोल्जर्स चाहिए होते हैं। एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज, और वो सोल्जर्स सैलरी के बिना नहीं रह सकते। अगर वो किंग के लिए काम करेंगे तो उन्हें सैलरी चाहिए होगी, और वो सैलरी के बिना नहीं रह सकते। सैलरीज केम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम प्रीजन। सैलरी कहाँ से आती है? सैलरी जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है, जो टैक्स कलेक्ट होता है प्रीजन से, वहीं से सैलरी आती है। प्रीजेंट मतलब होता है जो लोग व्यापार करते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो लोग अर्न करते हैं, उनसे जो टैक्स आता है उसी से किंग सैलरी अपने सोल्जर्स को देता है। बट प्रीजेंट कैन नॉट पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्परस एंड हैप्पी। जो प्रीजेंट होते हैं वो रेवेन्यू टैक्स का तभी पे करते हैं जब वो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हो, बहुत अमीर हो और बहुत ज़्यादा खुश हो। दिस हैपेंड व्हेन द किंग प्रमोट जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस। तो ये तब होता है जब किंग जो होते हैं वो जस्टिस, सबके साथ न्याय करते हैं, सबको अच्छी सर्विसेज, सबके लिए अच्छा करते हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उनके साथ बिल्कुल सच्चाई से रहते हैं। जो गवर्नमेंट होती है वो हमेशा सच्चाई से रहती है, उन्हें हर चीज़ का वादा किया जाता है कि ये जो पैसा उनके लिए यूज़ होगा, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके डेवलपमेंट में यूज़ होगा, तब जाके वो अब टैक्सेस पे करते हैं। तो जो किंग होते हैं वो अपने सोल्जर्स के बिना नहीं रह सकते, और जो सोल्जर्स हैं वो अपनी सैलरी के बिना नहीं रह सकते, और जो किंग है वो अपने सोल्जर्स को सैलरी तब दे पाएंगे जब उनको पीजेंट से रेवेन्यू आएगा, पीजेंट से टैक्स मिलेगा, और तब वो पीजेंट वो टैक्स तब पे करेंगे जब वो बहुत ज़्यादा अमीर होंगे, बहुत ज़्यादा पैसा होगा उनके पास, और वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और ये तभी होगा जब किंग उनको खुश रखने की कोशिश करेंगे, उनके अनुसार काम करेंगे, उनके अकॉर्डिंग काम करेंगे, उनको जैसा चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग वो करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, उनके साथ सच्चे बन के रहेंगे, तो उनकी गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट बहुत अच्छी करेंगे और लोगों के साथ न्याय करेंगे, तो वो बहुत खुश रहेंगे। नाउ कम टू द पेज नंबर 33। कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल इन माइंड। अब कुछ डिटेल्स हमें दी गई हैं। The authors of Tariq lived in cities, mainly Delhi, and hardly ever in villages. जो लोग तारीख लिखते हैं, जो ऑथर हैं, जो बुक लिखते हैं, वो लोग कहाँ पे रहते हैं? वो लोग दिल्ली में रहते हैं या दूसरे शहर में रहते हैं। वो मुश्किल से ही वो लोग कभी गांव गए होंगे, उनको गांव के बारे में कुछ नहीं पता होता, वो गांव नहीं जाते हैं, वो बहुत ही हार्डली मतलब बहुत ही मुश्किल से वो कभी गांव गए होंगे। वो मोस्टली दिल्ली में ही रहते हैं या दूसरे शहर में रहते हैं। They often wrote these histories for Sultanate in the hope of rich reward. वो लोग हिस्ट्री को उस बुक में लिखते हैं, तारीख में लिखते हैं सुल्तान के लिए, सल्तनत के लिए, दिल्ली के बारे में, दिल्ली की डायनेस्टीज़ के बारे में, इस होप से, इस आशा से कि उनको बहुत अच्छा गिफ्ट मिलेगा। This author advised rulers on the need to preserve an ideal social order based on the birthright and general destination. This idea was not shared by anyone. जो राजा के दरबार में रहते हैं, जो राजा के कोई ना कोई पोजीशन में रहते हैं, राजा के अंडर काम करते हैं, वो लोग जो ऑथर हैं वो लोग ये एडवाइस करते हैं उन रूलर्स को कि तुम लोग अपने सच्चाई के लिए लड़ो, तुम लोग अपने सोशल जो इकोनॉमिक्स होती है उसके लिए अब खड़े रहो। और वो किस चीज़ की मांग करते हैं? बर्थ राइट की और जेंडर डिस्टिंक्शंस। बर्थ राइट का मतलब होता है प्रिविलेजेस क्लेम एंड अकाउंट ऑफ बर्थ। फॉर एग्जाम्पल, पीपल बिलीव दैट नोबल्स इनहेरिटेड देयर राइट्स टू गवर्न बिकॉज दे वर बॉर्न इन सेंट्रल फैमिलीज। बर्थ राइट का मतलब ये होता है कि जिस जगह उनका जन्म हुआ है उसमें उनका पूरा अधिकार होना चाहिए। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन वुमेन एंड मैन। यूजली दीज डिफरेंस आर यूज्ड टू आर्ग्यू दैट मैन आर सुपीरियर टू वुमेन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है हमेशा ही जो मेन होते हैं, जो आदमी होते हैं, उन्हें वुमेन से ऊपर रखा जाता है, ऊपर की पद में रखा जाता है, और जो मेन होते हैं वो हमेशा ये होप करते हैं जो वुमेन्स है वो उनका ऑर्डर मानेगी, उनको फॉलो करेगी और उनके अनुसार हमेशा चलेगी। तो ये बहुत गलत बात है। मेन और वुमेन को इक्वली राइट देना चाहिए,
यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी की बात नहीं हो रही है, लेकिन मेन और वुमेन को हमेशा अपने से कम नहीं समझना चाहिए और उनको भी अपने साथ वाले पद में रखना चाहिए। These ideas were not shared by anybody, और ये किसी को भी एक्सेप्ट नहीं, कोई भी ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था और कोई भी इसको अपने मंजूर नहीं था कि मेन और वुमेन हमेशा साथ में रहें। इसलिए आपको एक एग्जाम्पल नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया है। इन 1236 सल्तनत इल्तुतमिश डॉटर राजिया बिकेम द सुल्तान। इल्तुतमिश की एक डॉटर बेटी थी जो कि थी राजिया, वो सुल्तान बनी। कब? 1236 में वो सुल्तान बनी। द क्रॉनिकल ऑफ द एज मिनहाज आई सिराज रिकॉग्नाइज दैट शी वॉज मोर कैपेबल क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स। जो मिनताज ए सिराज था, उनको ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं थी कि कोई लड़की उनके सुल्तान उनके किंगडम में बैठी है और वो रूल कर रही है। उनको ये चीज़ बिल्कुल मंजूर नहीं थी। लेकिन जो राजिया थी वो बहुत ज़्यादा कैपेबल थी, बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड थी, बहुत ज़्यादा उसके में बहुत ज़्यादा स्किल्स थे, वो बहुत सारी चीज़ें कर सकती थी और वो इस देश को बहुत अच्छे से चला सकती थी। उसका जो किंग है, जो वो क्वीन बनी थी, उसमें वो अच्छे से रूल कर सकती थी। जो उसके अंदर जो स्टेट था, रीजन था, उसमें अच्छे से रूल कर सकती थी, लेकिन अपने दूसरे भाइयों से। इसलिए उसको क्वीन बनाया गया। राजिया को सुल्तान बनाया गया, क्वीन बनाया गया, लेकिन ये किसी को मंजूर नहीं था कि कोई लड़की क्वीन बनी है। बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर। कोई भी कंफर्टेबल नहीं था कि वो क्वीन बनी है और वो उन पर रूल चला रही है। मतलब उनको ये मंजूर नहीं था कि कोई लड़की उन पर रूल चला रही है, उनको ऑर्डर दे रही है। नॉट वर द नोबल्स हैप्पी एट हर अटेम्प्ट्स टू रूल इंडिपेंडेंटली, शी वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन इन 1240। कोई भी खुश नहीं था कि वो रूल कर रही हो, वो क्वीन बनी हुई है, और सबने ये कोशिश की है कि वो अब क्वीन के पद से हट जाए और कोई लड़का वहाँ पे किंग बने। और ये चीज़ हुई भी, लोग सफल हुए इस चीज़ में, लोगों को सक्सेस मिली और उनने राजिया को उस क्वीन के पद से हटा दिया गया। कब? 1240 में, और कोई किंग वहाँ पे रूल करने आ गया। ये सोच बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे यहाँ पे जो राजिया थी वो बहुत अच्छे उसमें कैपेबिलिटी थी, उसके स्किल्स इतने अच्छे थे अपने दूसरे भाइयों से कि वो बहुत अच्छे से रूल कर सकती थी, लेकिन लोगों ने उसको नहीं समझा। लोगों को बहुत शर्म महसूस होती थी कोई लड़की उन पर रूल कर रही है। वॉट मिनहाज आई सिराज थॉट अबाउट राजिया। अब देखते हैं मिनहाज राजिया के बारे में क्या सोचते थे। मिनहाज आई सिराज थॉट दैट द क्वीन रूल वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड इन विच वुमेन वर सपोज टू बी सबऑर्डिनेट्स टू मेन। मिनहाज आई सिराज को ये लगता था कि जो क्वीन है वो रूल नहीं कर पाएगी, वो जो हमारी उनकी जो सोशल इम्पोर्टेंस थी, जो इकोनॉमिक था, जो कल्चर था, उसको फॉलो नहीं कर पाएगी और उसको चेंज करने की कोशिश करेगी। He therefore asked in the register of God creation, since her accounts did not fall under the column of men, how did they gain from all the excellent qualities? उनको ये लगता था कि रियाज के अंदर क्वालिटीज़ नहीं है जो मैन में होती हैं। जो चीज़ मैन देख सकते हैं वो कोई लड़की, कोई वुमेन नहीं देख सकती। On her inscriptions and coins, Razia mentioned that she was the daughter of Sultan Iltutmish. This was a contrast to the queen Raghumandevi 1262 से 1289 of the Katia dynasty of Warren, part of modern आंध्र प्रदेश। राजिया कौन थी? राजिया जो पहले सुल्तान थे इल्तुतमिश, उसकी बेटी थी राजिया, क्योंकि उसके जो बेटे थे उससे बहुत ज़्यादा कैपेबल उसकी बेटी थी, इसलिए उनने उसको क्वीन बना दिया था। रुद्रमंदेवी चेंज हर नेम इन हर इंस्क्रिप्शन एंड प्रिटेंडेड शी वॉज अ मैन। जो रुद्रमंदी थी, सबको बहुत शर्म आती थी कि उन पे जो रूल कर रहा है वो एक क्वीन है, किंग नहीं है। तो इसलिए उनने अपने इंस्क्रिप्शन मैंने आपको पहले बताया था इंस्क्रिप्शन क्या होता है, उनने अपने इंस्क्रिप्शन में ये मेंशन कर दिया, ये प्रिटेंड करने की कोशिश की, ये जताया कि वो एक वुमेन नहीं मैन है।
अनदर क्वीन दीदा रूल इन कश्मीर, एक और क्वीन आई जो कि कश्मीर में रूल कर रही थी। जो राजिया है वो तो दिल्ली में रूल करना उन्होंने स्टार्ट किया था 1236 में, लेकिन एक क्वीन और आई जो कि एक लड़की थी, वो कश्मीर में रूल करना स्टार्ट किया 980 से 1003 तक। हर टाइटल इज इंटरेस्टिंग, इट कम्स फ्रॉम दीदी और एल्डर सिस्टर एंड ऑब्वियसली अफेक्शनेट टर्म गिवन टू द लव रूलर बाय हर सब्जेक्ट। उसको बहुत सारा प्यार मिला और उसका जो टर्म था वो कैसे आई थी, उसको लोग दीदी और एल्डर सिस्टर के नाम से, मतलब बड़ी बहन के नाम से जानते थे। तो इसमें आपको राइट्स के बारे में बताया गया है, बर्थ राइट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इसमें लोग जहाँ पे लोगों का जन्म होता है उसमें लोगों का पूरा अधिकार होना चाहिए। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि जो मैन हो या वुमेन हो उन्हें इक्वल राइट मिलना चाहिए, और अगर मैन और वुमेन दोनों में से जो भी रूल कर रहा है वो हम सबके साथ जस्टिस होगा। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि वो कोई भी आपको ऑर्डर दे रहा है, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, अगर आप उसके अंडर हो तो आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू।